Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about inbreeding. Now, what is inbreeding? Inbreeding is breeding among common relatives or the relatives which are having common ancestry. If they are breeding, this is called inbreeding. Now, in some families, the inbreeding is common. Inbreeding is breeding between first cousins or breeding between cousins. If this occur generation after generation, then there is increase in homozygosity or homozygous alleles in population, which is homozygous alleles are homozygous dominant and homozygous recessive. ये जो एलील्स है इनकी जो अमाउंट है ये बढ़ जाएगा पॉपुलेशन में अगर नंबर ऑफ जनरेशंस में इनब्रीडिंग होती है, और जो यहाँ पे हेट्रोजाइगस एलील्स है इनका नंबर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अब एक टर्म है यहाँ पे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं एंड इट इज एक्सटेंट ऑफ इनब्रीडिंग ऑकर इन पॉपुलेशन। मींस पॉपुलेशन में कितनी इनब्रीडिंग हो रही है, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो इससे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट के साथ कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं। अब यहाँ पे ये जो एलील्स हैं ये डिफरेंट कलर्स से मेंशन किए गए हैं बिकॉज दिस इज फ्रॉम दिस एंसेस्टर और ये दूसरा एंसेस्टर है। सो यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं जब हम इनकी क्रॉसिंग ओवर करते हैं। उसके बाद जब इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगी तो इस तरीके से जो है यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स आएंगे। लेकिन ये जो होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एलोजाइगस एलील्स। एलोजाइगस इसलिए कि दोनों जो एलील्स हैं इनका ये कॉमन एंसेस्टर से नहीं है, कॉमन एंसेस्टर से नहीं है। एक एलील जो है ये एक एंसेस्टर से है और दूसरा दूसरे से, तो इस तरीके का जो एलील है इसे बोलते हैं एलोजाइगस एलील्स। उसके बाद यहाँ पे जो है ये हेट्रोजाइगस एलील आ रहा है जो कि अगेन एलोजाइगस ओरिजिन है, इसका मीन्स दोनों डिफरेंट एंसेस्टर से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड दी ऑटोजाइगस एलील्स। ऑटोजाइगस एलील्स होते हैं कि जो एलील्स सेम कॉमन एंसेस्टर से आते हैं। अब यहाँ पे ये जो कॉमन एंसेस्टर है इसके ही दोनों एलील्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अंडर इनब्रीडिंग। तो अब हम देखते हैं कि इनब्रीडिंग के साथ जो होमोजाइगोसिटी है ये किस तरीके से इंक्रीज होती है और जो हेट्रोजाइगोसिटी है ये किस तरीके से डिक्रीज होती है। अब अगर एक पॉपुलेशन है जिसमें कि हेट्रोजाइगस एलील्स प्रेजेंट है, सपोज एक इंडिविजुअल है जिसमें कि जो एलील्स हैं जितने भी, जैसे हमें पता है कि जो हमारे डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें जो डिफरेंट जीन्स होते हैं इनके दो एलील्स होते हैं। सपोज कि ये जो जीन है इसका ए और ए एलील है। सपोज कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल है जिसमें कि हेट्रोजाइगस एलील्स की पॉपुलेशन ज्यादा है इसके जीन्स में, तो इसमें क्या होगा, ये जो इंडिविजुअल है इसकी सर्वाइवलशिप फिटनेस और रिप्रोडक्टिव फिटनेस दोनों ही ज्यादा होंगी, प्लस इसमें डिजीज कम डेवलप होंगी क्योंकि यहाँ पे सपोज कि ये वाला जो एलील है ये एक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे दूसरा एलील एक्सप्रेस हो जाएगा और डिजीज नहीं होगी। तो इस तरीके से जो यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी है ये डिजीज से प्रिवेंट करती है। लेकिन अगर जो होमोजाइगोसिटी है मींस यहाँ पे कोई ऐसी डिजीज है कि जो डोमिनेंट एलील्स में है या रिसेसिव एलील्स में है, तो अगर इस तरीके के एलील्स प्रेजेंट होंगे दोनों होमोजाइगस तो डिजीज के चांसेस जो है ये पर्सन में इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो होमोजाइगोसिटी है ये इंक्रीज होती है और जो हेट्रोजाइगोसिटी है ये डिक्रीज होती है इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन में। यहाँ पे एग्जांपल हमने सेम यहाँ इस तरीके से ही ली है। यहाँ पे दोनों जो है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं और जब ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनमें क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले जब इनको हम क्रॉस ब्रीड करते हैं तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस में एलील्स बनेंगे। अब ये जो एलील्स है इसमें 1/4 जो पोर्शन है ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स का है और 1/4 पोर्शन जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स का है। और जो यहाँ पे हेट्रोजाइगस एलील्स हैं जो कि पेरेंटल एलील्स जिसे हम बोल सकते हैं ये ओनली हाफ ऑफ एलील्स ही हैं। तो मतलब कि जो पेरेंट्स हैं ये 100% हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन जो इनकी जनरेशन आई इसमें इसकी जो हेट्रोजाइगोसिटी है ये 50% डिक्रीज हो गई पहली ही जनरेशन में। तो मींस जब फर्स्ट क्रॉस होगा तो हाफ जो हेट्रोजाइगोसिटी है ये डिक्रीज हो जाएगी और जो हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज होगी इसका जो हाफ पोर्शन डिक्रीज होगा इसका 1/4 इसमें प्लस हो जाएगा और 1/4 यहाँ पे दूसरे होमोजाइगस रिसेसिव है इनमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे टू कैलकुलेट द रिडक्शन ऑफ
frequency of heterozygous and increase in frequency of homozygous dominant and homozygous recessive allele after many generations। तो किस तरीके से फॉर्मूला है? सबसे पहले अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पता करनी है कि कितनी बढ़ रही है नंबर ऑफ जनरेशंस के साथ, तो इसका फॉर्मूला है 1-1/2n डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूले के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी जनरेशंस के बाद जो होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो n है, n इज नंबर ऑफ जनरेशंस। सिंपली आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, तो अगर आपको ऐसे दिया है क्वेश्चन की सपोज यहाँ पे एक पॉपुलेशन है जिसमें की जो है सपोज कोई कलर की बात हो रही है, कोई सीड के कलर की या फ्लावर के कलर की बात हो रही है, तो सपोज रेड कलर जो है ये ए एलील को डिपिक्ट करता है। उसके बाद जो पिंक कलर है ये हेट्रोजाइगस का है, पिंक। और जो यहाँ पे रिसेसिव है इनका कलर है व्हाइट। तो सपोज इसने आपको दे दिया कि ऑप्शन इसने बोला कि 15 जनरेशंस के बाद आप कैलकुलेट करके बताओ कि किस तरीके से जो यहाँ पे सपोज ये एक का पूछ लेगा कि यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स कितने होंगे या फिर तीनों की क्या कितने कितने होंगे। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो 25 जनरेशंस दी हुई हैं ये तीनों फॉर्मूलाज में पुट करनी है और कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें जो है हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि कितनी जो जाइगोसिटी है ये डिक्रीज करती है आफ्टर जनरेशन, तो यहाँ पे 1/2n, n मीन्स नंबर ऑफ जनरेशन। जैसे यहाँ पे 15 है तो n की जगह पे 15 आएगा, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 15। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 15 आएगा और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 15। ये जो दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट एंड रिसेसिव है इनके लिए सेम फॉर्मूला है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की। हमने पहले ही देखा है कि एक्सटेंट ऑफ इनब्रीडिंग इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे इसको f के साथ डिनोट किया जाता है और जो इसका फॉर्मूला है इट इज f इज इक्वल टू PQ माइनस h। h का मतलब है एक्चुअल हेट्रोजाइगोट फ्रीक्वेंसी, कि हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बाय 2PQ। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, या ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो या फिर इसका सेकेंड फॉर्मूला है f इज इक्वल टू 1 माइनस h बाय 2Q। तो दोनों फॉर्मूलाज के साथ आप जो है इनब्रीडिंग कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी में पूछा गया कि ये जो एक पॉपुलेशन है इसका इनब्रीडिंग कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले ही एलीलिक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ पे तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें इनब्रीडिंग कोफिशिएंट का पता करना है। लेकिन अगर यहाँ पे एलील फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन तो आप कैलकुलेट कर लो। लेकिन कई बार इस तरीके से भी हो सकता है कि जो ए एलील्स हैं ये 500 हैं, जो यहाँ पे हेट्रोजाइगस है ये ओनली 400 हैं और जो होमोजाइगस रिसेसिव है ये ओनली 100 हैं, तो टोटल यहाँ पे हो गए 1000। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट की अगर देखनी है तो कितने हैं 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पे आ जाएगी 0.5। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करिए और इसको इस फॉर्मूला में जो है यूज करना है। अब कैसे, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल टू 2PQ। जैसे यहाँ पे गिवन है तो इससे 2PQ कैलकुलेट कर लो। जैसे 2P इतना है और Q इतना है, सबको मल्टीप्लाई करके 0.48 आया और इसको जो है यहाँ पे पुट करना है तो यहाँ पे 0.24 आ जाएगा। So it means कि individual have 24% more homozygous dominant and homozygous recessive alleles or genes than the in non-inbreeding individual in same population. Now at last हम डिस्कस करेंगे इनब्रीडिंग के इफेक्ट्स क्या हैं। तो जो कॉमन इफेक्ट है इसका, इसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब हमें पता है कि जब इनब्रीडिंग होती है तो इनब्रीडिंग के साथ होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है और हमने देखा है कि होमोजाइगोसिटी जो होमोजाइगस जो डोमिनेंट है और रिसेसिव है दोनों की हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो यहाँ पे एट लास्ट क्या होगा कि हेट्रोजाइगस एलील्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल जो उन पॉपुलेशन में एलिमिनेट हो जाएंगे। सपोज ये इनब्रीडिंग पॉपुलेशन है और इनमें बहुत सारी जनरेशन से इनब्रीडिंग चल रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक जनरेशन के बाद
जो यहाँ पे होमोजाइगस एलील्स हैं ये बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएंगे पॉपुलेशन से, और जो दोनों होमोजाइगस जो है डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स हैं ये इंक्रीज कर जाएंगे बाय 50-50%। मींस पॉपुलेशन में एक टाइम पे आके 50% होमोजाइगस डोमिनेंट एंड 50% होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स आ जाएंगे। अब हमें पता है कि जो रिसेसिव एलील्स हैं ये बहुत सारी म्यूटेशंस या ये डेल्टीरियस एलील्स होते हैं। ये एलील्स जो है ये एक इंडिविजुअल की जो है सर्वाइवलशिप फिटनेस को डिक्रीज करते हैं, उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को जो है डिक्रीज करते हैं, बिकॉज ये रिसेसिव एलील्स हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल है जिसमें 50% जो डोमिनेंट है एंड 50% होमोजाइगस रिसेसिव है, तो मींस इसका सर्वाइवलशिप फिटनेस जो है ये 50% डिक्रीज हो जाएगा दूसरे इंडिविजुअल से। जो 50% इसमें डिजीज के चांसेस है ये इंक्रीज हो जाएंगे। इसका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है या फिर जो इसकी एज है ये 50% डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इफेक्ट्स होते हैं रिसेसिव एलील्स जब अकोमुलेट होते हैं पॉपुलेशन में। सो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ रिसेसिव एलील्स जो है ये इंक्रीज हो जाएगा बाय 50% एंड दिस लीड्स टू जेनेटिक डिप्रेशन। मींस जीन्स में डिप्रेशन आ जाएगा, मींस कि जो रिसेसिव एलील्स है इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिप्रेशन। इसके साथ जो डिजीज के चांसेस हैं ये बढ़ेंगे। अब जितनी भी डिजीज हैं, जैसे हमने हेमोफीलिया को देखा है, उसके बाद जो सिकल सेल एनीमिया है इसके चांसेस इंक्रीज होते हैं जो है इनब्रीडिंग के साथ। तो डिफरेंट जो डिजीज हैं इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है इसको पेडिग्री एनालिसिस के साथ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जो मेल ए है बी फीमेल है, ये दोनों डिफरेंट एंसेस्टर से हैं और इनके दो इंडिविजुअल्स हैं डी एंड ई। अब ये जो डी एंड ई है दोनों बॉयज हैं और इनकी मैरिज जो है ये डिफरेंट एंसेस्ट्री में हुई है। तो जो आगे चाइल्ड्स हैं ये जी एंड एच हैं। अगर यहाँ पे इनके जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे गर्ल एंड बॉय, अगर इनमें मैरिज होती है और आई इंडिविजुअल बनता है, यहाँ पे जो इसका एक कॉमन एंसेस्टर है, अगर हम मदर से और फादर से देखें तो दोनों के सेम है, तो इसके दो पार्ट्स हम बना सकते हैं। सबसे पहले ये जो पेडिग्री एनालिसिस है इससे हमने पाथ डायग्राम को बनाना है। पाथ डायग्राम से हमें पता चलता है कि जीन्स किस तरीके से ट्रेवल करते हैं कॉमन एंसेस्टर्स के बीच में। तो सबसे पहले इस डायग्राम को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो इंडिविजुअल जो कि यहाँ पे बाहर से आए हुए हैं इनको एक्सक्लूड करना है। मींस जो कॉमन एंसेस्ट्री के नहीं है, जैसे ये दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे, और जो कॉमन एंसेस्ट्री के इंडिविजुअल्स है इनको लेके हमने जो है एक पाथ डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। अब जैसे कि जो ए एंड बी है ये दोनों कॉमन एंसेस्टर से नहीं है, ये इनमें रैंडम मेटिंग हो रही है। तो पाथ डायग्राम अगर हमें जो कंस्ट्रक्ट करनी है तो दोनों के हिसाब से आएगी। एक पाथ डायग्राम में हम यहाँ पे जो है फादर को लेके चलेंगे कॉमन एंसेस्टर और दूसरे में मदर को लेके चलेंगे एज अ कॉमन एंसेस्टर। तो दो पाथ डायग्राम यहाँ पे बनेंगी। तो किस तरीके से, ये दोनों पहले से एक्सक्लूड आउट हो गए, इतना ही का हमें डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे जो मदर है, मदर के दो इंडिविजुअल्स हैं डी एंड ई, दोनों को यहाँ पे बना लिया, और डी एंड ई जो है इनके जो आगे बच्चे हैं जी एंड एच, और इनकी मैरिज से जो इंडिविजुअल है ये आए हैं। एक पार्ट डायग्राम यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बी मींस जो मदर है, मैटरनल एंसेस्ट्री को किस तरीके से लेंगे कि इसके दो यहाँ पे बच्चे हैं, फिर इनके आगे जो है, सो दिस इज गर्ल चाइल्ड फ्रॉम इनब्रीडिंग बिटवीन दीज टू इंडिविजुअल्स। तो पाथ ए जो है इसमें कितने इंडिविजुअल्स आते हैं, सबसे पहले जी डी ए ई एच एंड आई को एक्सक्लूड कर दो क्योंकि इसका ही हमने इनब्रीडिंग कोफिशिएंट देखना है। दूसरा यहाँ पे जी डी बी ई एच एंड आई को यहाँ से भी एक्सक्लूड कर देना है। तो यहाँ पे जो दोनों पार्ट्स हैं इसमें भी 5 इंडिविजुअल हैं, इसमें भी जो है 5 इंडिविजुअल हैं जो कि कॉमन एंसेस्ट्री से हैं। तो कॉमन एंसेस्ट्री से हैं तो मींस जीन्स ट्रेवल करते रहेंगे। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट को निकालने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है F1 इज इक्वल टू 1/2 n। n का मतलब है कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, इसको n की जगह पे पुट करना है। 1 प्लस FA का मतलब है इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉमन एंसेस्टर। अब यहाँ पे जो कॉमन एंसेस्टर है ये A एंड B है, आई के जो कॉमन एंसेस्टर हैं ये ए एंड बी है या इन सभी के, और जो ए एंड बी है इनमें इनब्रीडिंग नहीं हो रही, तो इसका जो एफ ए है ये आएगा 0।
यहाँ पे भी एफ बी जो है ये आएगा 0, मीन्स पाथ डायग्राम जो 2 है इसका भी, जो ये वाला पेरेंट है मीन्स जो मदर है, जो कॉमन एंसेस्टर है, इसका इनब्रीडिंग कोफिशिएंट भी 0 है, और जो फादर है यहाँ पे इसका भी जो कि एक कॉमन एंसेस्टर है, इसका इनब्रीडिंग कोफिशिएंट भी 0 आएगा। तो यहाँ पे जो एफ ए एंड एफ बी को हमें 0 ही जो है कंसिडर करना है। नाउ अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो जो F1 है ये इसका इनब्रीडिंग कोफिशिएंट किस तरीके से आएगा, 1/2 5, मींस जो पाथ 1 है इसमें कितने इंडिविजुअल्स हैं 5, उसके बाद जो यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर का इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है ये 0 है, प्लस जो यहाँ पे पाथ 2 है इसमें लेंगे कितने इंडिविजुअल्स हैं, इसमें भी 5 है, इसका जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है कॉमन एंसेस्टर बी का ये भी 0 है, तो नहीं लिखना। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो 1/16 आएगा इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस तरीके की डायग्राम है, अब यहाँ पे ये कॉमन मदर है और जो फादर है ये डिफरेंट एंसेस्ट्रीज हैं दोनों। अब ये जो मदर है इसके ये दोनों जो है चाइल्ड है। नाउ ए यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर है और ए का जो है एक यहाँ पे बी चाइल्ड है और दूसरा सी है, ये आपस में दोनों जो है स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर्स हैं। अगर इनमें इनब्रीडिंग होती है तो यहाँ पे आए जो इनका इंडिविजुअल आएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे पाथ डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है तो ये दोनों जो है ये अब एंसेस्ट्री के नहीं है, कॉमन एंसेस्टर के नहीं है, तो इनको एक्सक्लूड करना है, ये सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से पाथ डायग्राम आएगा। अब इसमें कितने इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 इंडिविजुअल्स। आई को एक्सक्लूड कर देना है क्योंकि इसका ही इनब्रीडिंग कोफिशिएंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी कॉमन एंसेस्ट्री है ये 3 इंडिविजुअल्स हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 1/8 आएगा इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। तो इस तरीके से पेडिग्री एनालिसिस से भी इनब्रीडिंग कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। So this is all about inbreeding. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.